पिछले क्लास में बात हुआ था गवर्नर जनरल्स के ऊपर। तो पहला गवर्नर जनरल्स हम लोग रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़े थे 1757 टू 60, एंड देन फिर से इसका रहेगा 2 साल का कार्यकाल 65 टू 67। उसका बहुत सारा चीज़ हम लोगों ने देखा था इसमें, है ना, करप्शन से लिप्त था वो। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में 1772 से 85 तक देखा था, और इसमें बहुत कुछ जानने का प्रयास था हम लोग का कि किस तरह इसने डुअल सिस्टम को हटाया, कैसे मुर्शिदाबाद से कलकत्ता किया था, है ना। उसका कैसे ये गंटू लॉज लाया था, कोड ऑफ गंटूस लॉ, जहाँ पे मनुस्मृति को ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में, ताकि यहाँ के बारे में समझ सके। सुप्रीम कोर्ट ही इस्टाब्लिश हुआ था इसी के टाइम में, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का इसी के उसमें लगा था। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था वो, फ्रॉम गवर्नर। उसको एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का, ये इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शनल में तुमको बढ़िया से डिटेल्स में बताया जाएगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के बारे में। उसके बाद फिर से गया वहाँ पे, इसके ऊपर एलिगेशन लगा, मगर ये बाद में छूट गया। 7 साल इसका ट्रायल चला है। लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, तो कॉर्नवालिस को ही फादर ऑफ सिविल सर्विस कहा जाता है। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स का जो जुडिशियल पावर था उसको हटा के, उसको वहाँ से रिमूव करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया था। बहुत सारी चीज़ हुए थे। कहीं ना कहीं ये कॉन्वेनेटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया जो बनाए थे इन्होंने, यही बाद में इंडियन सिविल सर्विस बना है। सर्किट कोर्ट्स बनाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्किट कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट, सर्किट कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग का काम आएगा बाद में ऑप्शनल में। तो इन्होंने फौजदारी अदालत को ख़त्म कर दिया और 4 सर्किट कोर्ट्स बनाए इन्होंने, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से लेकर 93 तक एक्टिव थे। और डेसिनियल सेटलमेंट यहीं का बात होता, परमानेंट सेटलमेंट का बीज बो दिया गया था यहाँ पे। उसके बाद टिप्पू सुल्तान के अगेंस्ट लड़ाई करते हैं, यही थे जो कि हार गए थे, यॉर्कटाउन का बैटल हार के फिर वापस आए थे इधर। हाँ, उसके बाद सर जॉन शोर थे, इन्होंने पॉलिसी अडॉप्ट किया कि नॉन इंटरवेंशन रिगार्डिंग इंडियन नेटिव स्टेट्स। उसके बाद हम लोग लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में कहे थे कि वेलेस्ली अपने आप को बंगाल टाइगर समझता था। मद्रास प्रेसिडेंसी इनको इस तरह जाता है क्योंकि इन्होंने एनेक्स कर लिया था तंजौर और कर्नाटका जो किंगडम्स था। उसके बाद वेलेस्ली ने सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस को इंट्रोड्यूस किया था 1798 में। एंड बहुत सारी चीज़ हुए हैं। उसके बाद ये टीपू सुल्तान को हराया है लास्ट बैटल ऑफ एंग्लो मैसूर में, डेट इज़ 4th वन। ट्रीटी ऑफ बसिंग साइन हुआ पेशवा के साथ, ठीक है। ये एक्टिव थे एंग्लो मराठा वार में 1803 to 5। उसका बहुत सारा चीज़ हुआ है। वेलेस्ली ने एक एक्सपीडिशन भेजा था इंडियन ट्रूप्स का अंडर जनरल डेविड बैरेट टू इजिप्ट टू फाइट अगेंस्ट नेपोलियन। यहाँ से भी नेपोलियन के लिए गया था। उसके बाद सब्सिडी अलायंस की बात की है तो डुप्लेक्स के बारे में बात हुआ था कि पहला वही था जिसने इस तरह कॉन्सेप्ट लाया है सब्सिडी अलायंस का, और फुलेस्ट फॉर्म में ब्रिटिश लोग यूज़ किया था इस चीज़ को। सो ऑन, ये बहुत सारा चीज़ हो गया है। उसके बाद हम लोगों ने जाना था कि निजाम ऑफ हैदराबाद, ये कब सब्सिडी अलायंस सब साइन हुआ है ब्रिटिश के साथ। तो निजाम ऑफ हैदराबाद, ये रूलर ऑफ मैसूर, राजा ऑफ तंजौर, नवाब ऑफ अवध एंड सो ऑन, सिंधिया। उसके बाद देखे थे कि लेटर ऑन यही हुआ है कि राजपूत भी इसी चीज़ को फॉलो किया है, चाहे राजपूत का जो स्टेट्स था जोधपुर, जयपुर, बचेरी, बूंदी और भी बहुत सारे एरिया, ठीक है। यहाँ तक बात हुआ था। कल नया चीज़ करेंगे आज। जॉर्ज बार्लो, जो जॉर्ज बार्लो थे, इनका 2 साल का कार्यकाल रहा है। अब जॉर्ज बार्लो को कैसे याद करोगे कि 1905 में लॉर्ड मिंटो आए, मिंटो के ठीक 100 साल पहले, ठीक है ना, ऐसे याद कर सकते हो। और पार्टीशन ऑफ बंगाल से ठीक 100 ईयर्स बैक, ठीक है। तो जॉर्ज बार्लो आए थे, ठीक है। और देखो इनका भी देखो, अब इससे भी याद कर सकते हो ताकि वो भी इंसिडेंट बंगाल का था, ये भी इंसिडेंट बंगाल का है, क्योंकि इन्होंने पहले शुरू में एक पायनियर रोल भूमिका अदा किया था, एक अच्छा रोल प्ले किया था फॉर द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल 1788 में। बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट कैसे है, तो मैंने हर समय बोला है कि कोई राजगद्दी पे अचानक नहीं बैठ जाता, उसका पहले एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, अनुभव होता है, तब उस पोस्ट पर पहुँचता है। तो 1788 में जो परमानेंट सेटल ऑफ बंगाल को जो एग्जीक्यूट करने का बात था, इम्प्लीमेंट करने का बात था, तो इन्होंने रोल प्ले किया था उसमें। अब देखो इसमें द मार्कस ऑफ कॉर्नवालिस डाइट इन 1805, जब कॉर्नवालिस मरे थे, ठीक है, 1805 में, तो सर जॉर्ज बार्लो एज नॉमिनेटेड प्रोविजनल गवर्नर जनरल, प्रोविजनल ड्यूटी टाइप का, मतलब बोलते ना टेम्पररी गवर्नर जनरल बनाया था इनको।
His passion for economy and administration and retrenchment in the capacity has caused him to known as the only Governor General who diminished the area of British territory. बोला कि इनका जो पैशन था अर्थव्यवस्था में, कि कभी कभी ये भी बोला जाता है कि यही गवर्नर जनरल था जो कि ब्रिटिश टेरिटरी को ख़त्म कर दिया। यानी कि इतना मतलब खाली इकोनॉमी पे इतना ज़्यादा ध्यान है, स्ट्रेटेजी पे ध्यान नहीं है, क्योंकि आपको साम्राज्य को हासिल करने के लिए स्ट्रेटेजी पे भी ध्यान देना होता है कि किस तरह हम रखें, है ना। तो वही बोला कि इनका इतना ना पैशन था उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में, कहीं ना कहीं यही कारण है कि इस ब्रिटिश टेरिटरी को कम किया है। बार्लो को गवर्नर ऑफ मद्रास बनाया था। लेटर ही वांट ऑफ टैक्स कॉज्ड ऑफ म्यूटनी ऑफ ऑफिसर। इसके जो टैक्टिस थे, तौर तरीका था, इसकी वजह से म्यूटनी हो गया था ऑफिसर का। म्यूटनी मतलब अपने में बगावत होना, इसी को म्यूटनी कहते हैं, ठीक है, वाइट म्यूटनी। सिमिलर टू विच ही प्रिवेली अकर, जैसे क्लाइव के टाइम में भी हुआ था, तो क्लाइव ने दबा दिया था वाइट म्यूटनी जो हुआ था पटना के आसपास वाला एरिया, इलाहाबाद वाला जो ऑफिसर्स बोला ना कि उधर ना किया जाएगा। हाँ, बोला कि इसके बाहर का नहीं देंगे, इसके बाहर का फ्रंट बाहर के देंगे। बिल्कुल सही पकड़ा। तो इलाहाबाद वाला लोग रिवोल्ट कर दिया, है ना, बिल्कुल सही, एक्सीलेंट। तो ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन। ये बोला कि ठीक है, हम इंडियन नेटिव स्टेट से नहीं करेंगे। तो नहीं करोगे तो कहाँ से साम्राज्य फैलाओगे, ठीक है ना। म्यूटनी टू प्लेस हो गया वेलोर में। वेलोर जानते हो नीचे है तुम्हारा, कहाँ पे कमल, आंध्रा में होगा शायद। वेलोर नेलोर नहीं, तमिलनाडु होगा। वेलोर नेलोर सब उधर ही नीचे ही है, देखो जाके मैप में देखो। वेलोर और नेलोर आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु, देखो तो नेलोर है ना, हो गया तो नेलोर हो गया, वही आंध्रा ही है, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया हमको। जैसे उसके नीचे देखा था पुलिकेट मिलेगा तुमको, पुलिकेट दोनों एरियाज में है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दोनों के एरिया में। तुम लोग रिसर्च की थी तो हाँ बैठो। पुलिकेट पूछा गया सवाल है सिविल सर्विस का 2019 में, पुलिकेट लेक के बारे में। पुलिकेट लेक बहुत फेमस है फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, इसलिए इम्पोर्टेंट है वो, समझे ना, पूछा जाता है ये सब क्वेश्चंस। इसलिए ये सब चीज़ गलती से भी नहीं बोलना चाहिए, नहीं कि नेलोर वेलोर आया तो भूल जाओ। अरे ईच एंड इंडिविजुअल जगह याद होगा तो तुमको वहाँ पे एलिमिनेट करने में बहुत हेल्प होगा प्रीलिम्स में। देखो प्रीलिम्स बहुत टफ बनने वाला है, मैं बता देता हूँ, ठीक है ना, बहुत टफ है, पास करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इस बार, देखते रहो तुम, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया करो, और पूछेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। बाकी सभी भीड़ में तो पढ़ ही रहे हैं सब लोग, रिसर्च कितना कर रहा है वो भी बहुत बड़ा सवाल है, समझे ना। स्टैटिक को बहुत बढ़िया से पढ़ो तुम लोग, स्टैटिक को अच्छे से पढ़ो, और करंट अफेयर्स तो पढ़ो साथ करंट अफेयर्स का रिसर्च करो, तब जाकर तुम पकड़ पाओगे। और पूरी तरीके से डेटा बुक पे पूरा ध्यान दो, ट्रेंड सब पे, क्योंकि सिविल सर्विस टफ कर देगा यही सब चीज़ को इंटीग्रेट करके, और उसमें सोचने और समझने वाला चीज़ डाल देगा। और जब तक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया नहीं होगा तब तक देखना, इस बार देखना ना पेपर कैसा आता है। देखो होलकर एक्सेप्टेड द सब्सिडी अलायंस सिस्टम, तो होलकर ने एक्सेप्ट कर लिया। तो होलकर वही मराठास वाले जो थे, ठीक है, ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट जो 1805 में कर लिया था, उस समय एक्टिव यही थे। क्या नाम है, लॉर्ड क्या नाम है इनका, जॉर्ज बार्लो। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर्स एंड हुआ था इनके टेन्योर के टाइम में, स्टार्ट हुआ उनके टाइम में। स्टार्ट किसके टाइम में हुआ है, वेलेस्ली, और इनके टाइम में खत्म हुआ। तो इसके बाद वेलेस्ली किए थे ना, वेलेस्ली का डेथ होने के बाद ये आया ना, ऊपर तो बोल दिए थे जब मरे थे 1805 में, तो ये आए, टेम्पररी लाया गया था इनको। अब देखो ये लॉर्ड मिंटो है, ये मिंटो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू, हाँ वो मॉडले मिंटो, वो वाला भी मिंटो ही है, वो वॉइस रॉय है, ये मिंटो है, ये पहले आया था लॉर्ड मिंटो। देखो ये 1807 से लेकर 1813 तक चला है। देखो ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुआ था 1809 में रणजीत सिंह के साथ पंजाब में, और इस ट्रीटी के हिसाब से याद करो सतलज एक्सेप्ट कर लिया था, बाउंड्री हुआ दोनों के बीच में, साउथ वाला जो केस था, तो कह सकते हो कि लॉर्ड मिंटो एक्टिव था। देखो पूछेगा, गारंटी सिविल सर्विस में पूछता है ये सब क्वेश्चन, मैं जो तुमको बता रहा हूँ ना ये सब फैक्टर्स पूछते हैं, इसमें तुमको दे देगा मैच द कलम वाला दे देगा, वहाँ पे दे देगा, और ये इवेंट किसके टाइम में हुआ था, तो इसको बार बार रिवाइज करना है सब चीज़ को, समझे। 1808 में क्या हुआ, एक रेबेलियन बना है, रेबेलियन टुक प्लेस हुआ त्रावणकोर में,
ठीक है, तुम लोग का रिसर्च का विषय है त्रावणकोर का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सब देख लेना, ठीक है। आज हमको दिखा भी देना, आज लाइए ना सभी लोग। 1808 में क्या हुआ, इस सेंड अ मिशन अंडर मैलकॉम टू पर्सिया एंड मिशन अंडर एल्फस्टोन टू काबुल। देखो अलग अलग जनरल को बना के भेज दिया गया, एक गया है तुम्हारा मिशन पर्सिया में, यानी कि अभी का तुम कह सकते हो ईरान में, और एक एल्फस्टोन काबुल में, यही एल्फस्टोन था जी जो एक्टिव रहेगा उधर काबुल में, और उधर तुम्हारा हो जाएगा ब्रिटिश अफगानिस्तान वार हो जाएगा। हाँ, तो एल्फस्टोन ही थे। अब आया लॉर्ड हेस्टिंग्स, इनका बड़ा नाम है, समझे ना, इनका बहुत बड़ा नाम है लॉर्ड हेस्टिंग्स का। तो क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, वो वेरन हेस्टिंग है, ये लॉर्ड हेस्टिंग है, दोनों में अंतर है। देखो, ही रिनाउंस द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, ये बोला, ये हटा दिया, बोला और एग्रेसिव पॉलिसी, पहले का जो रूलर सब फॉलो कर रहा था ना कि नॉन इंटरवेंशन इन प्रिंसली स्टेट और नेटिव स्टेट्स, भाई चाहे तुम बार्लो वाला देख लो, जॉर्ज बार्लो वाला देख लो, इसलिए बोला कि इकोनॉमी में ज़्यादा ध्यान था, टेरिटोरी पे कम ध्यान था, और इसके टाइम में टेरिटोरी कम हो गया, एक्सप्रेशनिस्ट पॉलिसी नहीं हुआ। मगर लॉर्ड हेस्टिंग डिफरेंट थे, इसको कोई मतलब नहीं है, ये मतलब पीस को नहीं मानेगा, ये एक्सपांड करेगा। देखो वही बोला, एग्रेसिव पॉलिसी था, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। ही वॉज मेड मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स आफ्टर हिज सक्सेस इन द गोरखा वॉर में, या फिर एंग्लो नेपालीज वार हुआ था, उसमें सक्सेसफुल रहा था ब्रिटिश, ठीक है। हेस्टिंग साइन किया था तुम्हारे ट्रीटी ऑफ सगौली आफ्टर डिफीटिंग गोरखा लीडर अमर सिंह, अमर सिंह को हरा दिया। अमर सिंह अभी वाला नहीं जी, पहले वाला ब्रिटिश का जनरल था वो, उसको हरा दिया, और उसके बाद जितना मतलब क्या होता है, साम्राज्य को फैलाना होता है ना। और थर्ड एंग्लो मराठा वार में भी यही एक्टिव थे, ठीक है, 1807 में फाइट किए थे, ठीक है। याद करो 1813 से 23 के बीच में आ जाएगा ना, 17 और 19 पिंडारी वाला इशू है, एंड डिफीटेड द मराठास। और हेस्टिंग ही यही थे, लॉर्ड हेस्टिंग ही थी जिन्होंने पेशवासी को ख़त्म कर दिया, और पेशवा को भेज दिया बिथुर में, जो कि नियर कानपुर है तुम्हारा उत्तर प्रदेश का पार्ट। मराठा टेरिटरी नेक्स्ट इन द बॉम्बे, मराठा टेरिटरी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मिला दिया गया। तो लॉर्ड हेस्टिंग साहब उस समय इन्वॉल्व थे। देखो, ही फॉर द पिंडारी वॉर, हाँ बोले ना 1817 से 18 तक। और पिंडारी मेनेंस वॉज क्रस्ट फॉर एवर, जो इसका जो इन्फ्लुएंस था, मेनेंस नेगेटिव शब्द है, जो पेरिल है बार बार उसका जो क्या प्रकोप है, बिल्कुल सही शब्द है प्रकोप, पिंडारी का जो प्रकोप था वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। सर थॉमस हिस्प्लो ऑल्सो प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन द एंटी पिंडारी ऑपरेशन। तो एक और भी जनरल थे, सर थॉमस ने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। वन ऑफ द पिंडारी लीडर जो करीम खान सरेंडर टू द मालकोंग एंड ही वॉज अग्रीड ए जगह इन गोरखपुर। और एक पिंडारी लीडर थे करीम खान, उसने सरेंडर कर दिया कि चलो हम हार गए, ठीक है। वसली खान टुक रिफ्यूज विथ सिंधिया, वो भी भाग के चला गया, सिंधिया के पास चला गया, और ही वॉज हैंडेड ओवर द इंग्लिश। और फिर से सिंधिया ने क्या किया, उसको शरण नहीं दिया, इंग्लिश को भेज दिया, बोला कि देखिए यही आपका दुश्मन, ले लीजिए। और सोसाइटी मतलब सुसाइड कर लिया, कैप्टिविटी, जब जेल में था वो मर गया वहाँ पे, सुसाइड कर लिया। अनदर पिंडारी लीडर तुम्हारे चीतू जो थे, वो फॉरेस्ट भाग गए, जहाँ पे टाइगर उसको मार दिया, ठीक है ना, टाइगर उसको खत्म कर दिया। कंपनी ने एक ट्रीटी साइन किया राजा ऑफ सिक्किम के साथ, देखो सिक्किम का बात है, जहाँ पे वही तुम्हारा मेची और टिस्टा रिवर दे दिया गया किसको, कंपनी को, ब्रिटिश, यानी कि सिक्किम तक इसका इन्फ्लुएंस, ठीक है ना। अब देख रहे हो कैसे आज बना है, हिंदुस्तान का पार्ट बना है सब, ठीक है। तो यही थे, इसलिए मैं कहता हूँ इंपॉर्टेंट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट कोई भी यदि किसी के साथ नॉर्थ ईस्ट का यदि होता है, इंच मिलता है, तो तुम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट और साउदर्न इंडिया, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट बहुत जरूरी, यही कारण है कि हम इंग्लिश में भी नॉर्थ ईस्ट का प्रेजेंटेशन करवाए थे, यही रीज़न है। नॉर्थ ईस्ट को जानना बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए। ये ऐसा नहीं कि मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ ऐसा बोल रहा हूँ तुम लोग को। क्वेश्चन देखोगे सिविल सर्विस में प्रत्येक साल 2-3 क्वेश्चन नॉर्थ ईस्ट से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और सिक्किम से तो बैक टू बैक क्वेश्चन पूछा गया है, मेंस में पूछा गया कि ऑर्गेनिक स्टेट होने का फ़ायदा क्या होता है, मैंने बताया था तुम लोग क्लास में। उसके बाद सिक्किम से बैक टू बैक 2 साल लगातार अलग अलग टर्म्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो मैंने बना दिया था पहले बार जब हमारे टाइम में आया था। अगर जब बात है जो क्वेश्चन पूछा गया वहाँ पर हम पिकनिक बनाए थे, टिस्टा और रंगीत के बारे में पूछा गया था। कई विद्यार्थी लोग को रंगीत के बारे में पता ही नहीं था, और हम लोग तो वहाँ पिकनिक बनाए थे, तो हम लोग को पता था, यही बोलते अनुभव काम आता है वहाँ पे। और हमारा दोस्त हमसे वो लड़ रहा है कि नहीं होगा, हम बोले कि तुम कहाँ से हो, तो बोला गिडी, तो झारखंड से। हम तुमको पता है हम कहाँ से हैं, तो बोला कहाँ से, तो हम सिक्किम से। अच्छा ठीक है
अरे तुम क्या, तब उसको बोले थे, हम एकदम गरज के बोले थे क्या बात करता है यार, वहाँ हम लोग पिकनिक बना का है, फोटो दिखाया क्या तुमको लैपटॉप में है, बताओ हमको काम आ गया, अपना अनुभव भी काम आ जाता है ऐसे। इसलिए चलो तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट माइंड के लेके चलो, बात समझे ना। तुम लोग का इंटरव्यू भी होगा तो इंटरव्यू में तुम होम स्टेट के बारे में इसी तरह पूछ लेगा सभी चीज़। इंटरव्यू के लिए बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है नॉलेज। तो होप सो राजा अब सिक्किम के साथ तुम्हारा ट्रीटी साइन हुआ है और मेची और टिस्टा रिवर दे दिया गया कंपनी को, क्योंकि रिवर इंपॉर्टेंट है, बात समझो है ना। चार्ल्स में तुम्हारा मैकेप थे, ब्रिटिश रेसिडेंट थे दिल्ली में, ठीक है, उसको फिर से भेज दिया गया कि आप अलायंस करिए राजपूत स्टेट के साथ, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर के साथ, और नेगोशिएट किया उन्होंने, ट्रीटीज वगैरह साइन कर दिया। हेस्टिंग ने दरोगास को डिस्ट्रिक्ट्स में अपॉइंट किया था, जमींदारी राइट ख़त्म करवा दिया, जमींदार के पास जो पुलिसिंग था वो ख़त्म कर दिया, जो हालांकि वो कॉर्नवालिस भी किए थे, कॉर्नवालिस एसपी किए थे, एसपी है ना, एसपी बनाए थे। अब देखो इधर क्या हुआ कि जमींदार का ख़त्म कर दिया पुलिसिंग पावर और ये दरोगा को दे दिया, जो कि कंटिन्यू है अभी तक। ड्यूरिंग हिज पीरियड द थ्योरी ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंट्स मतलब प्रिंसली स्टेट बिगेन टू, मतलब प्रिंसली स्टेट तक भी कैसे दबदबा हो सकता है ब्रिटिश का, हेजीमोनी का, सुपरियरिटी का, वो लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में दिखा। इसलिए मैं बोलता इंपॉर्टेंट है, यानी कि डलहौजी तुम देखते हो, डलहौजी से पहले एक दूसरा डलहौजी ये है उसी टाइप का, कि नहीं बख्शा प्रिंसली स्टेट को भी, देख रहे हो ना, जाके नेगोशिएट कर रहा है, मराठा को खा गया, उधर तुम्हारा जो राजपूताना जो स्टेट्स है वहाँ पे भी जाके, जोधपुर जयपुर में भी जाके ट्रीटी कर रहा है अपना, क्या सब प्रिंसली स्टेट रहा है सब, समझ रहे हो बात को ना। He asked the native state to surrender external sovereignty to company, जो एक्सटर्नल सॉवरेनिटी बाहर का जो फॉरेन अफेयर्स सब है सब हमको सबमिट करिए और सबऑर्डिनेट कोऑपरेशन करिए, यानी कि हम लीडर रहेंगे, आप हमको वो करिए, मतलब स्वीकार करिए कि हम लीडर हैं। सबऑर्डिनेट करना मतलब क्या हो, समझे बात को, यानी कि ये भी इम्पेरियलिस्ट एटीट्यूड वाले थे। तो तुमको पूछेगा कि गवर्नर जनरल, मतलब पूछेगा नहीं, मतलब अपने दिमाग के लिए मतलब बोल रहे हैं, ऐसे बोला कि कौन से रूलर सब, कौन से गवर्नर जनरल सब इम्पेरियलिस्ट थे, उसके बारे में अकाउंट लिखो। यस, तुम इनके लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में जरूर लिख सकते हो, समझे। चलो उसके बारे में बात करते हैं कि लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड एमहर्स्ट जो थे 1823 से लेके 1828 तक एक्टिव थे और पहला बर्मिस वार इन्होंने लड़ा था, वेरी इंपॉर्टेंट, बर्मिस वार जो म्यांमार अभी तुमको दिखता है, ठीक है। ट्रीटी ऑफ यादाबू हुआ था, साइन हुआ था 1826 में लोअर बर्मा के साथ, ठीक है, जो पेगू भी बोला जाता था। उसमें ब्रिटिश मर्चेंट्स को बोला कि ठीक है आप साउदर्न कोस्ट ऑफ बर्मा में सेटल रह सकते हैं, रंगून में रह सकते हैं, रंगून जानते हो कैपिटल है उसका, यही रंगून में तुमको बाद में बहादुर शाह जफर को भेज के मरवा दिया गया, ठीक है। और साथ साथ लॉर्ड एमहर्स्ट ने भरतपुर को भी, भरतपुर कहाँ है तो चेक कर लेना तुम लोग स्टेट को, भरतपुर हाँ बिल्कुल वहीं पे होगा, ठीक है। 1826 में इसको भी कैप्चर कर लिया, यानी कि लॉर्ड एमहर्स्ट ही वो शख्सियत था, वही गवर्नर जनरल जिसके टाइम में बर्मा में वार हुआ है और बर्मा तक इसका तुम्हारा इन्फ्लुएंस पहुंचा है। और चूँकि वार में अपर एज था, पॉजिटिव एज था इसका, ज़्यादा कमांड था या जीत गया कह सकते हो, इससे क्या हुआ कि वहाँ पे नेटिव इनके जो इंग्लिश नेटिव्स है वहाँ पे रहने लगे। अब बात करते हैं विलियम बेंटिक आ गया, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होगा तुम लोगों का, क्योंकि इनके टाइम में बहुत कुछ हुआ है। देखो ये बेनेवोलेंट गवर्नर जनरल रहे हैं, यानी कि जो मैं बात करता हूँ ना बेनेवोलेंट काइंडेड वाला, ठीक है। ही केम क्लोजेस्ट टू इंडियन हार्ट्स, ठीक है, यानी कि 1857 से पहले, ठीक है ना, कोई एक गवर्नर जनरल था जो बहुत क्लोजेस्ट था इंडियंस का, तो वही है विलियम बेंटिक साहब थे, ठीक है। बहुत सारा इन्होंने रिफॉर्म्स हिंदुस्तान में किया है, जैसे सती रेगुलेशन पास ख़त्म हो गया था राजा राम मोहन को, हमेशा मैं बताता हूँ तुम लोग को ये चीज़ है ना। उसके बाद हाँ ये ठगी, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्शन में बताया था। ठगी, ठगी मतलब अभी बोलते हैं ना अभी ठगी है, ये सब ठगी मतलब ठगना, माल प्रैक्टिसेस, जैसे तुमको 1 kg सामान दिए, जैसे कोमल जानती हो राशन शॉप में क्या होता है, अभी नहीं पहले के हिसाब से, अब तो इतना डिजिटल हो गया है, देखते हो बटखारा रख दिया जाता था है ना, और 1 kg की जगह 750 ग्राम दिया जा रहा है, ठीक है, वो भी एकदम शान से हम ही दे रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा है। अभी तो डिजिटल मशीन वाला आ गया, उसमें भी मैनिपुलेट किया जा सकता है, पहले से कैलिब्रेशन कर दिया जाएगा तो क्यों नहीं होगा, होता है। मगर वही ठगी, ये ठगी को ख़त्म करने का बात था, ठीक है। और ये ठगी मतलब ऐसा नहीं कि ठगी वो वाला ठगी है,
जितने ही माल प्रैक्टिस है, जैसे ठग सब हिंदुस्तान, तुम लोग मूवी देख रहे हो, क्या है वो सब ठगने वाला लोग सब, अभी ठगने वाला वही शब्द है ये। तो ठगी मतलब बहुत सारे चीज़ में हो सकता है ठगी, ठीक है। यानी कि जो माल प्रैक्टिसेस था उसको ख़त्म करने का प्रयास किया था। देखो कैसे किया था इन्होंने, देखो कि ठगी को ख़त्म किया था 1830 में। कैप्टन विलियम स्लीमैन जो थे वो मिलिट्री ऑपरेशन किए ठग्स के अगेंस्ट, ठग्स यानी कि जो गलत काम कर रहे थे और वो बहुत न्यूएंसेस क्रिएट कर रहे थे सोसाइटी में। ही अंडरटुक स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं ताकि एम्स और ऑब्जेक्टिव्स एजुकेशनल पॉलिसी का ब्रिटिश इंडिया में क्या होना चाहिए। बिल्कुल मैंने बोला ही था, मांगना काटा था। देखो लॉर्ड मैकेले साहब आए थे क्योंकि इन्होंने अपॉइंट किया था कमिटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन। कोमल पूछा गया है सिविल सर्विस में क्वेश्चन, ये वाला चीज़ देखना, ध्यान रख लेना यहाँ पे जो डार्क कलर में दिया गया है। यस, इसी पे सिविल सर्विस क्वेश्चन पूछ लेता है 2019 में कि कमिटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन पे मतलब इन्होंने अपॉइंट किया था लॉर्ड मैकेले के अंडर। कमिटी रिकमेंडेड किया कि इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए और इंग्लिश लैंग्वेज होने चाहिए, लिटरेचर सोशल एंड नेचुरल करिकुलर एक्टिविटीज होने चाहिए पढ़ाई लिखाई में। मैग्ना कार्टा जिसको एजुकेशन में बोल सकते हो, तो ये इनके टाइम में ही हुआ था। नाम क्या है इनका? विलियम बेंटिक, ठीक है। मैकेले प्रेसिडेंट ऑफ द कमिटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल मैकेले तो बहुत बड़ा नाम है ना, चाहे लॉ कमीशन में बहुत बड़ा नाम हो, चाहे एजुकेशन में बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। सोचोगे तो बहुत, लॉ कमीशन का मेंबर भी है, एजुकेशन के लिए भी कर रहा है, आईपीसी भी लिख रहा है। क्या चाहिए तुमको, क्या चाहिए और क्या चाहिए तुमको? यानी कि डीप ज्ञानी आदमी है, बहुत नॉलेजेबल आदमी है। एजुकेशनल सिस्टम सेल्फ प्रोड्यूस पीपल इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन ओपिनियन टेस्ट एंड मॉरल। देखो ये चीज़ अभी भी दिखता है कि जो एजुकेशनल सिस्टम ऐसा हम लोग रखेंगे कि इंडियन जो है, ब्लड तो इंडियन रहेगा, कलर रहेगा, जैसे तुम लोग का कलर है, मतलब तुम्हारा सोच ब्रिटिश वाला रहेगा। पढ़ के देखते हो, बन गए हो ऐसे, इनलाइटमेंट का बात करते हो, फिर वेद का बात नहीं करते हो। सिस्टम ही है ही ऐसा है ना। कहाँ वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ लेते हो तो कहाँ बोलते हो कि मंडप पे पूजा होना चाहिए और ख़त्म, मंडपास अरे तो यही बात है, वही कि एजुकेशन सिस्टम ऐसा होगा कि इंडियन पीपल प्रोड्यूस होंगे, खून रहेगा, कलर वही काला चमड़ी रहेगा, ठीक है। हमारे इंडियंस को ब्लैक ही बोला जाता था, ठीक है। मगर जो ओपिनियन जो होगा, विचारधारा होगा, वो इंग्लिश वाला होगा, टेस्ट इंग्लिश वाला होगा, मॉरल्स सब डिनर टेबल पर खा रहे होंगे, हेलो व्हाट्सएप ऐसे बोल रहे होंगे, तो बहुत बात का क्रम है, ठीक है। मगर देखो यही सिविल सर्विस डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि सिविल सर्विस में आर्ट एंड कल्चर ही पढ़ना पड़ता है। मुझे लगता है कि आर्ट एंड कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड कल्चर इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ बैलेंस कर देता है, ठीक से समझोगे ना तो बैलेंस कर देता है वेस्टर्न एजुकेशन को आर्ट्स एंड कल्चर डाल के। इससे तुमको गर्व महसूस होता है कि हमारे पास बुद्धिज्म था, जैनिज्म था, मीमांसा था, याद आया था कुछ? मीमांसा स्कूल ऑफ थॉट, चरवाहा का स्कूल ऑफ थॉट था। देखो लॉर्ड विलियम बेंटिक फीमेल इन्फेंटिसाइड को भी बैन किए हैं, तो फीमेल किलिंग जो बच्चा लोग को मार देता था, राजस्थान में एपिसोड चला था ना आना इस देश लाडो, बच्चा लोग बेचारा मार देता था वो लोग को। ये तो बहुत बड़ा बात है ना। अभी भी बोलना नहीं चाहिए हमको, अभी भी बहुत सारा क्लिनिक बेगूसराय में भी अवेलेबल है, ठीक है। हम जानते भी, कुछ दिन पहले हमको पता चला ये बात कि जो ओपनली फीमेल इन्फेंटिसाइड करता है अभी भी स्टिल। एक बहुत फेमस है कोई डॉक्टर, अब भगवान जाने उसका क्या होगा आने वाले समय में, देखते रहो। और उसमें पुलिस प्रशासन सब भी मिला हुआ है, ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ ये चीज़, बात समझो। फर्स्ट इंडियन मेडिकल कॉलेज ओपन हुआ था कलकत्ता में इनके टेन्योर में ही। अब इन्होंने क्या किया, नाम क्या है बाबू? विलियम बेंटिक याद करना, ठीक है। एनेक्स किया था, देखो मैसूर को, ठीक है, टीचर को, जंतिया को, कुर्ग को मिस गवर्नेंस के प्रोटेक्शन में। तो बोले थे ना, जंतिया को भी किया गया था, कुर्ग को भी किया गया था मिस गवर्नेंस के प्रोटेक्शन में, ठीक है ना। बेंटिक ने और भी बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए थे, जुडिशियल फील्ड में भी लाया था इन्होंने। और हाँ, इन्होंने बोला था वर्नाकुलर लैंग्वेज ठीक है, कोर्ट में आप रखिए। वर्नाकुलर मतलब पर्शियन लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज। बिफोर दिस ओनली पर्शियन, पहले क्या था कि ही अलाउड द यूज़ ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज फॉर फिलिंग सूट्स इन द कोर्ट्स। मतलब कोर्ट में यदि फाइल करना है कोई केस तो वर्नाकुलर लैंग्वेज में आप केस फाइल कर सकते हो। बिफोर दिस ओनली, पहले क्या था कि कोर्ट का लैंग्वेज खाली पर्शियन होता था,
इन्होंने वर्नाकुलर लैंग्वेज को भी इजाज़त दे दिया। और इंग्लिश वॉज टू बी कोर्ट लैंग्वेज इन हायर कोर्ट्स, जो कि अभी तक चलता है तुम्हारा। सुप्रीम कोर्ट में बाबू हिंदी में नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट में खाली इंग्लिश में चलता है कार्रवाई, पता है तुमको ये लोग। प्रोसीडिंग्स सुप्रीम कोर्ट में खाली इंग्लिश में चलता है, जिसको इंग्लिश बोलना नहीं आया उसको हटा देगा वहाँ से। ये एक संविधान में लिखा गया चीज़ है। हाँ, हायर कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट पूरा अभी भी चलता है, खाली इंग्लिश में चलता है। कई बार तो बहुत बड़ा बात भी हो गया है, बहुत दिक्कत हो जाता है इस चीज़ को लेकर। ठीक है, देखो हाँ मैं पढ़ाऊँगा तुम लोग को, पॉलिटी में बताऊँगा। इंग्लिश वॉज टू बी कोर्ट लैंग्वेज इन हायर कोर्ट्स बट पर्शियन कंटिन्यूड, पर्शियन नीचे कोर्ट्स में रहेंगे, जैसे डिविजनल कोर्ट है, बहुत सारा कोर्ट होता है नीचे वाला, सेशन कोर्ट है। अब देखो सर्किट कोर्ट्स किसने इस्टेब्लिश किया था कोमल? जाकर चेक कर लो। बोलते हैं सर्किट कोर्ट इंपॉर्टेंट था, कौन था? वो एबोलिश कर दिया। अभी भी तो डिवाइस कर दिए थे, बताओ जरा। अभी जस्ट बोले थे कि नहीं बोले थे? खोलो जल्दी से। कर्नावालिस ये एबोलिश कर दिए, उस चीज़ को ख़त्म कर दिए। ठीक है, प्रोविजनल कोर्ट्स ऑफ सिविल एप्लीट और सर्किट कोर्ट ख़त्म कर दिए, और ये फंक्शन दे दिए डिविजनल कमिश्नर को दे दिए, नया पोस्ट क्रिएट करके। कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉज हुआ, लॉ कमीशन तुम्हारा मैकेले हेड करके बना है वहाँ पे। प्रोविंस आगरा का प्रोविंस बना था 1834 में, यही आगरा का प्रोविंस में बाद में जाके तुम्हारा ड्रॉट आ जाता है, फेमिन पॉलिसी बनता है, दिल्ली और आगरा वाला याद करो लो तुम लोग। ठीक है, हियर अर्लियर सप्रेस द वेलर मेटनी, वेलर मेटनी में इन्होंने सप्रेस किया था। ये गवर्नर अब मद्रास भी रहे थे। ठीक है, बेंटिक पहले मद्रास के गवर्नर भी रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में एक सेपरेट सदर निजामत अदालत बना, सदर दीवानी अदालत बना, और सदर दीवानी अदालत इलाहाबाद में बना। ठीक है, सो ऑन। उसका चार्टर एक्ट 1833 पास हुआ था, याद कर लो तुम लोग। ठीक है, जो कि 20 साल तक कंपनी रूल को दिया था कि ठीक है आपका रिन्यू करना होगा आपको। ठीक है, उसमें 1833 के एक सेक्शंस में लिखा था कि नो इंडियन सब्जेक्ट वॉज बार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी ऑफिसर। हाँ, इंडियन सब्जेक्ट भी अपना आराम से ऑफिस होल्ड कर सकता है, किसी को निकाला नहीं जा सकता। इंडियन है तो ऐसा नहीं कि ऑफिस से इसको निकाल देंगे, वो रह सकता है। ठीक है, वही बोला, नो इंडियन वॉज टू बी बार्ड, मतलब निकाला नहीं जा सकता कोई भी इंडियन को किसी भी ऑफिस से। तो पहले तो ये लोग बहुत डिस्क्रिमिनेशन करता ही था ना। जो 1833 के रेगुलेशन में था, ऑन लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट प्रिपेयर बाय द मेंटिस बर्ड। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट जो प्रिपेयर हुआ था 1833 के रेगुलेशन के हिसाब से, ठीक है, कौन प्रिपेयर किए थे? तुम्हारा मेंटिस बर्ड किए थे। अब बर्ड इज कॉल्ड द फादर ऑफ लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इन द नॉर्थ। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे जो मेंटिस बर्ड जो थे इनको फादर ऑफ लैंड कहा जाता है फॉर योर रेवेन्यू सेटलमेंट इन नॉर्थ। नॉर्थ इंडिया में इनका रेवेन्यू सेटलमेंट पे गजब का होल्ड था, काम बहुत अच्छे किए थे। क्या किया था इन्होंने? यूज़ ऑफ फील्ड मैप्स किया था, फील्ड रजिस्टर किया था पहली बार, यानी पहली बार साइंटिफिक एनालिसिस हुआ था कि इस तरह लैंड रेवेन्यू कलेक्ट होगा, एनालिसिस किए थे। His reputation for ruthless financial efficiency and disregard for Indian culture led to the much repeated story that he had once planned to demolish the। अब इनके ऊपर बहुत सारा, मतलब इनका रिपोर्टेशन में ये हमेशा से आरोप लगा है कि इंडियन कल्चर को कुछ नहीं मानते थे। ठीक है, इंडियन कल्चर को कुछ नहीं मानते थे, जैसे सती को भी ख़त्म किए कि नहीं किए। तो इन पे आरोप लगता कि एक बार ये प्लान किए थे कि ताजमहल को भी ख़त्म कर देंगे। ठीक है, सेल उसका मार्बल जो वगैरह वो बेच देंगे, तो आरोप लगा था इनके ऊपर। अब सही है कि नहीं है ये नेवर नो, क्योंकि इनको कोई सिंपैथी नहीं था इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर को लेकर। ठीक है ना, पर ठीक है, सबका अपना एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है ना। रिफॉर्म्स लाना भी तो उतना ही ज़रूरी था, है ना। दूसरा देखो, चार्ल्स मेटकैफ, जो मेटकैफ है 1835 से लेकर 36 तक हुए, तो मात्र 1 साल के लिए इन्होंने जो लाइसेंसिंग रेगुलेशन तुम्हारा 1823 का था उसको ख़त्म किया इन्होंने। ठीक है, जो कि जॉन एडम्स ने बनाया था। एंड रिमूव द रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम प्रेस में जो रिस्ट्रिक्शन था वो ख़त्म किया है, इसलिए इसको लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस इसको भी कहा जाता है। बाकी को भी कहा जाता है, इसको भी कहा जाता है, समझे। लॉर्ड ऑकलैंड आया, देखो लॉर्ड ऑकलैंड तुम्हारा, देखो इनका नाम आता है क्योंकि फर्स्ट एंग्लो अफगान वार इनके टाइम में ही हुआ था, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये।
लॉर्ड ऑकलैंड तुम्हारा 1836 से लेकर 42 तक रहे हैं। इन्होंने ट्रिपाटाइट ट्रीटी साइन किया था जहाँ पे 3 पार्टी रहेगा, एक कंपनी, रंजीत सिंह और शाह शुजा। तो शाह शुजा अफगानिस्तान का था ना। इस ट्रीटी के हिसाब से क्या है कि रंजीत सिंह ने स्वीकार किया कि हाँ कंपनी मेडिटेशन करेगा तुम्हारा अमीर सब सिंध, ठीक है, एक्सेप्टेड। शाह शुजा कंसिडर्ड हिज सॉवरेन राइट ओवर द सिंध, शाह शुजा ने दे दिया अपना राइट, ठीक है। कंपनी ऑन कंडीशन रिसीविंग द एरियर्स ट्रिब्यूट, हमको मिलते रहे, इट्स फाइन, ठीक है, हमको ट्रिब्यूट मिलते रहे तो हमको ब्रिटिश से कोई दिक्कत नहीं है। 1839 में क्या हुआ कि सिंध ने स्वीकार कर लिया सब्सिडियरी अलायंस, ठीक है, और शिकारपुर और बुकार में नेटिव्स लोग आ गए थे जो कि बताए थे तुम लोग को। 39 और 42 में फर्स्ट एंग्लो अफगान वार हुआ, में हार गया, अलग बात है। मांडवी स्टेट को एनेक्स कर लिया गया 1839 में इनके अंडर, लॉर्ड ऑकलैंड के अंदर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड एलंगबोरो, ठीक है, लॉर्ड एलंगबोरो इंपॉर्टेंट है। ही एंडेड द फर्स्ट एंग्लो, इनके टाइम में ख़त्म हुआ था, उसके टाइम में स्टार्ट हुआ था, इसके टाइम में ख़त्म हुआ था। जनरल इंग्लैंड, जॉर्ज बुलक एंड विलियम नॉट पार्टिसिपेटेड इन द रेस्क्यू एफर्ट्स इन द, और भी बहुत सारे जनरल थे वो भी पार्टिसिपेट किए थे अफगानिस्तान में जो युद्ध चल रहा था। सर अलेक्जेंडर बर्न्स वॉज मर्डर इन द हार्ट ऑफ काबुल, तो अलेक्जेंडर बर्न्स जो थे उनको मार दिया गया तुम्हारा काबुल में। चार्ल्स नेपियर ने रिप्लेस किया तुम्हारा मेजर आउटरम, ठीक है, सिंध में जो दूसरे नेटिव थे, इंग्लिश रेसिडेंट थे, उसको रिप्लेस करके चार्ल्स नेपियर गए। और ये क्या बोले, डिसएग्रीइंग टू नेपियर पॉलिसी मेजर कोरन रॉड टू हिम। अब मगर नेपियर पॉलिसी से ये इस्तीफा वो नहीं रखते थे, स्वीकार नहीं करते थे, तो ऑटरे ने क्या बोला कि आई एम सिक ऑफ योर पॉलिसी, मैं तुम्हारी पॉलिसी से ग्रसित हूँ। आई विल नॉट से यूअर्स इज द बेस्ट बट इज अनडाउटली द शॉर्टेस्ट दैट ऑफ द स्वॉर्ड। बोला कि हम ये नहीं कहते कि तुम, आई विल नॉट से तुम बेस्ट हो, बट अनडाउटली मतलब शॉर्टेस्ट दैट ऑफ द हार्ट, क्या है, सॉरी, इट इज़ बट इट इज़ अनडाउटली द शॉर्टेस्ट दैट ऑफ द वर्ड स्वॉर्ड। मतलब ये बोला कि कहने का मतलब कि हम तुम बेस्ट नहीं हो मगर तुम्हारे बात से हम सहमत हैं। क्योंकि जो सिंध में जो समीकरण बना था, क्योंकि सिंध में जो समीकरण जो था वो बहुत डिफरेंट समीकरण था, क्योंकि किसी तरह सिंध को जीतना था ताकि रशियन पेरिल्स नज़र ना आए तुमको, याद करो। तो ये देखो एनेक्स कर लिया, वही ना, सिंध एनेक्स कर लिया 1843 में। चार्ल्स नेपियर ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया एनेक्सेशन में, और एनेक्सेशन के सीन चार्ल्स नेपियर कहता है कि हम लोग को कोई अधिकार नहीं था मगर फिर भी हम करेंगे और ये एडवांटेजियस होगा, यूज़फुल होगा पीस के लिए। तो कन्क्वेस्ट जब सिंध को कर लिया गया तो चार्ल्स नेपियर ने वहाँ पे फर्स्ट गवर्नर हुआ क्योंकि इन्होंने काम किया, और फिर से जब गवर्नर वहाँ बने तो ये लड़ाई की है ग्वालियर के राजा के साथ। ही अटेम्प्टेड टू ब्रिंग बैक द गेट्स ऑफ सोमनाथ टेम्पल विच वर टेकन बाय द, हाँ इन्होंने कोशिश किया था कि जो सोमनाथ टेम्पल का जो गेट्स चुरा के ले गया था बहुत सारा चीज़, उसको वापस लाया जाए। मोहम्मद गजनवी जो चुरा के ले गया था 1025 में, उसको सोमनाथ, वही गुजरात का जो टेम्पल है, कोशिश किया था कि ये बहुत ही जेवर वगैरह रहता है, ज्वेलरी वगैरह था, इसलिए कोशिश किया था। क्यों ना कोशिश करे, सिंध बहुत प्रॉक्सिमिटी ऊपर वाला है, तो ऊपर में जो चोरी करके ले गया तो वहाँ से धर लेगा ये, पकड़ लेगा ये, समझ रहे हो ना। तो वहाँ से गजनी तुम्हारा अफगानिस्तान का एक छोटा सा जगह का नाम है, ठीक है, जगह का नाम है ना, गजनी गोरी, गजनवी भी कह सकते हो, गजनी भी कह सकते हो, ठीक है, जगह का नाम था वो। देखो 1843 द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मेड इट अ पॉलिसी दैट एडॉप्शन शुड बी एक्सेप्शन नॉट द रूल। बोला अब देखो 1843 में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो रूल चल रहा था तुम्हारा, उसके हिसाब से प्रिंसेस नॉट, जिसके पास नेचुरल हेयर नहीं है, ठीक है, वो कर सकता है। मैं बाद में जाके यही जटिल हो गया और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाला पॉलिसी आ गया, ठीक है। इन्होंने ग्वालियर के साथ युद्ध लड़ा है जो कि ऊपर बताए थे, और सर हग गॉग वॉज ऑर्डर टू एडवांस एंड मार्टा फोर्सेस वर डिफीटेड, और महाराजा जो बैटल हुआ था उसमें मार्टास को क्रश कर दिया गया था। तो इट इज़ ऑल अबाउट लॉर्ड एलंगबोरो। तो लॉर्ड एलंगबोरो का मैं तुमको फिर से बताना चाहूँगा कि इनके टाइम में फर्स्ट एंग्लो अफगान वार हुआ था। हर एक पॉइंट को जरूरी नहीं है, पॉइंट वही याद करो जो कि तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट तुम लोग याद नहीं कर सकते हो, समझे ना बात को। जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पूरा कॉन्टेक्स्ट के लिए पूछा वो इसी तरह जाता है। तो लॉर्ड वेरहम को 4-5 पॉइंट याद कर लो कि फर्स्ट एंग्लो मार्टा वार कंक्लूड हुआ था इनके टाइम में, ठीक है। उसके बाद चार्ल्स नेपियर बहुत एक्टिव थे वहाँ पे, ये सीज किए थे। सोमनाथ टेम्पल का फिर से वापस लाने का बात था, ठीक है, जो कि पहले बहुत लेकर चला गया था।
उसका मराठास के साथ भी बहुत समझौता हुआ, एक ग्वालियर के साथ फाइट किया था उधर। ठीक है, ये बस इतना, मोर देन इनफ है। लॉर्ड हेडिंग, देखो ये इंपॉर्टेंट है, क्यों ना इंपॉर्टेंट हो, एंग्लो सिख वॉर पहली बार इसी के साथ हुआ है। ट्रीटी ऑफ लाहौर हुआ था 1846 में, उससे पहले 45 और 46 में एंग्लो सिख वॉर हुआ है। स्लेवरी को ख़त्म कर दिया, क्यों नहीं इम्पोर्टेंट है ये। स्लेवरी जो जानते हो कितना बड़ा बात चल रहा था, 1843 में ख़त्म हो गया। ठीक है, फीमेल इन्फेंटिसाइड को प्रोहिबिटेड कर दिया था, पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था। और ह्यूमन सेक्रीफाइस बाबू, जो लोग तुम्हारे सेंट्रल इंडिया में आदमी लोग को भी सेक्रीफाइस कर दिया था वो ख़त्म कर दिया। बोला ये कौन पागलपन वाला कल्चर है जहाँ आदमी को ही मार देते हो, अभी भी चलता है तो है ना। तो आज का लास्ट टॉपिक रहेगा डलहौजी, जो कि तुम लोग का फेवरेट होगा मेरे हिसाब से। हाँ, आज क्योंकि डलहौजी तक ही हम लोग का चला था, याद करो तुम, आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। यदि उसके बारे में चीज़ जान लोगे तो जल्दी रिलेट कर पाओगे तुम लोग। डलहौजी एज्यूम चार्ज ऑफ हिज ड्यूअल ड्यूटीज़। देखो, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे और गवर्नर ऑफ बंगाल ऑन जनवरी, यानी कि वही बात हुआ। ठीक है, क्यों? क्योंकि डलहौजी के टाइम में वो नॉमेनक्लेचर चेंज हो गया था कि डलहौजी आए तो क्या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया बंगाल। ठीक है ना, यानी कि ये जब आए और कुछ दिन बाद क्या हुआ कि नॉमेनक्लेचर चेंज हो गया, तो इसलिए बोला कि ड्यूअल ड्यूटीज इन्होंने निभाया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बने ये, और पहले गवर्नर ऑफ बंगाल थे 1848 में। देखो 1853 में क्या हुआ, हाँ 1853 में क्या, लॉर्ड डलहौजी बिकम द फर्स्ट फुल फ्लेज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, है ना, 53 में बनाया, वही मैंने बोला ना तुमको। बिफोर दिस द गवर्नर ऑफ इंडिया यूज्ड टू बी द, पहले गवर्नर ऑफ बंगाल कहा जाता था। ड्यूरिंग दिस टाइम द गवर्नरशिप ऑफ बंगाल वॉज सेपरेटेड एंड लॉर्ड डलहौजी फंक्शन एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ओनली। अब देखो ड्यूरिंग हिज टाइम, इनके टाइम में क्या था, गवर्नरशिप ऑफ बंगाल वो सेपरेटेड था और लॉर्ड डलहौजी उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया काम करते थे। मतलब जब नोमेनक्लेचर चेंज हुआ तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एक हो गया। समझ रहे हो बात को ना। हाँ, तो इसके लिए वो आया था ना जी। बंगाल टू लॉन्ग रूल बाय द गवर्नर जनरल, और उसके डेलीगेट्स ने बहुत सारे किए थे। और वॉज प्लेस अंडर, कभी लेफ्टिनेंट गवर्नर हो जाते थे, हाँ, जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर को प्लेस किया आता ना यूटी सब में, तो उसी तरह कभी कभी गवर्नर बंगाल को करने के लिए करता था। ये लोग अपने डेलीगेट्स भेज देते थे रूल करने के लिए। डलहौजी जानते हो इम्पीरियलिस्ट मैन था, इम्पीरियलिस्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर था वो। नो सच इंडियन स्टेट शुड एग्जिट वेल कुड बी अनेक्स्ट टू मैनी, बहुत ज़्यादा इसने किया है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का बात हो, डॉक्ट्रिन ऑफ वार का बात हो, डॉक्ट्रिन ऑफ मिस गवर्नेंस का बात हो, ये सब इसके पास तरीका था हथियाने के लिए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसी को बोलते लॉ ऑफ ईस्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ईस्ट। ये कहते थे कि इंडियन स्टेट जिसका पास नेचुरल हेयर नहीं है वो एनेक्स कर लेगा, ब्रिटिश एम्पायर में आ जाएगा वो। और इस डॉक्ट्रिन के हिसाब से बहुत सारा जगह को हथिया लिया था, सतारा, जैतपुर, संभालपुर, भागत, उदयपुर, झांसी, नागपुर। होप सो तुमको सब समझ में आ रहा होगा, पहले बता चुके हैं सभी चीज़। ठीक है, इनका प्रपोजल था कि करौली को भी, ठीक है, एनेक्स किया जाए, मगर ठीक है इस प्रपोजल एनेक्स वो अलाउड नहीं हुआ। भगत एंड पेटी स्टेट ऑफ उदयपुर विच वर एनेक्स इतना रिस्पेक्टिवली वे फिर से रिस्टोर कर दिया कि चलो ठीक है, क्योंकि वहाँ बगावत हो गया इसलिए रिस्टोर करना पड़ा। ठीक है, डलहौजी ने एक अलग सेपरेट पब्लिक वही PWD वर्क जो बोलते हैं तुम लोग को बताए थे, PWD वर्क सेपरेट एक डिपार्टमेंट बनाया था। ठीक है, मिलिट्री बोर्ड अपना पावर बनाया था इस प्रेसिडेंसी के लिए। इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया गया था। इन्होंने एक कैनाल गैंजेस कैनाल बनाया था 1854 में। तो जानते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी तो जाने जाते हैं, बताए थे तुम लोग को। उसके बाद ये हो गया। अब देखो पब्लिक इंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन भी बना। ठीक है, और बहुत सारा चीज़ हुआ, जैसे कि क्या है, ही इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ गोल्स, इंस्पेक्शन जाना। ठीक है, इंस्पेक्शन मतलब जानते हो ना, इंस्पेक्ट करना। एबोलिशिंग द प्रैक्टिस ऑफ ब्रांडिंग कन्विक्ट्स, अब कन्विक्ट्स को तुम ब्रांड कर रहे हो वो चीज़ ख़त्म करना, नहीं गर्व महसूस करते हो गलत कर दिए हो तो उस चीज़ को ख़त्म करना। एंड कन्वर्ट्स टू अदर रिलीजन फ्रॉम लॉस ऑफ देयर सिविल राइट्स, बोला कि छोड़ दो, कन्वर्जन होने दो। रिलीजन कन्वर्जन में कोई इनका वो नहीं था, रोकने का काम नहीं था। अब इनका जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जो यूरोपियन लाइन पे जो बनाना चाहते थे, तो इसलिए क्या है कि ही क्लोज व्हाट ही कंसिडर टू बी द यूजलेस कॉलेज इन कलकत्ता फॉर एजुकेशन ऑफ, और इन्होंने कलकत्ता का जो भी कॉलेज था तुम्हारा उसको बेस्ट मानते थे, क्योंकि यूरोपियन लाइन पे पढ़ाई होता था। जानते हो कि यूरोपियन लाइन पे पढ़ाई क्यों नहीं होता था, बोले ही थे
कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनाई था उस चीज़ के लिए, मैंने बात किया है तुम लोग से पहले भी। टू द सिविल सर्विस ही गेव इम्प्रूव्ड लीव एंड पेंशन रूल्स, ये सब रूल्स देने लगे, ठीक है, एंड सो ऑन। पनिश करने लगे इंसॉल्वेंट्स को एंड सो ऑन। देखो हुड डिस्पैच, जिसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है इंग्लिश एजुकेशन, जो यही बिल्कुल 1854 में आया था। चार्ल्स हुड जो प्रेसिडेंट थे उस समय बोर्ड के, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे प्रिपरेशन में कि क्या क्या इंग्लिश एजुकेशन होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने एक स्कीम दिया था एजुकेशन का, प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी लेवल पे किस तरह एजुकेशन होना चाहिए अलग लेवल पे। उसके बाद डलहौजी ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था रेलवेज़ बनाने में, जानते हो तुम लोग, है ना। तो 1853 में थाने, बॉम्बे टू थाने गया। सेकंड लाइन भी तुम्हारा कलकत्ता तो रानीगंज हुआ था, सब जानते हो तुम लोग, याद है ना जी, कोई दिक्कत नहीं ना। पोस्ट एंड टेलीग्राफ पे भी इनको काम हुआ था इनका, टेलीग्राफ लाइन्स तुम्हारे बहुत सारे पार्ट्स इंडिया में किया गया, ठीक है। फर्स्ट लाइन ओपन हुआ था कलकत्ता और आगरा में, मतलब इनाग्रेशन टेलीग्राफ का बात है ये, ठीक है। ओ सेगनेसी अपॉइंटेड किया गया सुपरिटेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ डिपार्टमेंट 1852 में। उसके बाद न्यू पोस्ट ऑफिस इन्होंने इस्टाब्लिश किया था। यूनिफॉर्म पोस्टल रेट्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, पोस्टल स्टैम्प्स भी इशू किए गए थे भारत में पहली बार 1854 में इनके अंडरशिप, इनके लीडरशिप के अंदर। सेकेंड एंग्लो सिख वार भी इनके टाइम में ही हुआ था, जहाँ पे पंजाब को एनेक्स कर लिया गया 1848 to 49, ठीक है। 1848 में बैंस एंगल सिविल सर्विस लेफ्टिनेंट एंडरसन, ये रेजिमेंट ये हैव बीन सेंट चार्ज ऑफ मुल्तान फ्रॉम, यहाँ से भेजा गया। सो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रेबिलियन हो गया। देखो स्ट्रॉन्ग आर्मी बना है तुम्हारा, डिस्पाइट सक्सेस गेन बाय द हेल्प इन द सेकंड बेंगल द गॉड्स इन, कहने का मतलब यही हुआ कि सेकंड एंग्लो सिख वार में इनका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था, ठीक है। अब सब जरूरी नहीं है। देखो 1849 में मुल्तान फोर्ट्रेस वॉज टेकन बाय द जनरल उइस। मुल्तान का जो फोर्ट्रेस था, मुल्तान मतलब जो पाकिस्तान का एरिया होगा, ठीक है ना, उसका जो फोर्ट्रेस था जनरल उइस ने रख लिया अपने हाथ में, ठीक है। हेयर अ कंप्लीट विक्ट्री, यहाँ कंप्लीट विक्ट्री हो गया तुम्हारा बैटल ऑफ गुजरात, ठीक है। सिख आर्मी सरेंडर कर दिया रावलपिंडी में। अफगान एलाइज भाग गया, यानी कि पूरी तरीके से इसने सिख को रख लिया अपने हाथ में, मतलब सिख वाला स्टेट जो पंजाब स्टेट अपने हाथ में रख लिया। वार बीइंग नाउ ओवर, डलहौजी विदाउट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम हिज सुपीरियर एनेक्स द पंजाब, बिना ऊपर से परमिशन लिए पंजाब को पूरी तरीके से एनेक्स कर लिया। और मेड प्रोविजन फॉर कंट्रोल एंड एजुकेशन ऑफ द इन्फेंट महाराजा, और महाराजा जो नए महाराजा हो गया अग्रवाल के, उसके लिए एजुकेशन सब पॉलिसी सब शुरू कर दिया। शिमला समर कैपिटल बनाया था, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी आर्मी हेडक्वार्टर्स था। अभी जानते हो डलहौजी तुम्हारा जगह का नाम है, पता है तुम लोग को? डलहौजी उत्तराखंड में, उत्तरा या हिमाचल प्रदेश में जगह का नाम है, हिमाचल प्रदेश होगा। कल क्या हुआ उत्तराखंड में तुम लोग जानता होगा शायद। हेडक्वार्टर सब आर्टिलरी शिफ्ट कर दिया गया कलकत्ता से मेरठ में, ठीक है। हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, बिल्कुल ये इसमें तुम्हारा कौन एक्टिव थे इस पर? चंद्र विद्यासागर थे शायद, थे ना, उनके हेल्प से हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, डलहौजी एनेक्स किया लोअर बर्मा को, ठीक है। अपर बर्मा में तो उसका प्रकोप था, ये लोअर बर्मा को किया एंड सो ऑन, देखो। और यहाँ ब्रिटिश मर्चेंट सब आराम से रहने लगे। सेकेंड बर्मिस वार में भी इनका इन्वॉल्वमेंट था। एक डिस्प्यूट हुआ था तुम्हारा गवर्नर ऑफ रंगून और सर्टन ब्रिटिश मर्चेंट क्लास के बीच में हुआ था, ठीक है, एंड सो ऑन। बहुत सारा चीज़ हुआ, अनाउंस्ड, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है रंगून बस। तो देखो एनेक्सेशन ऑफ प्रोविंस ऑफ पेगू डिक्लेयर। अब क्या हुआ था इसमें, उस समय तुम्हारा पायर को जगह पर रख दिया गया था ब्रिटिश के उसमें, और इन्होंने टाइटल्स वगैरह बहुत ख़त्म कर दिया था। नवाब ऑफ कर्नाटक ख़त्म किया, ठीक है। उसका राजा ऑफ तंजौर का टाइटल ख़त्म कर दिया, पेंशन उसन सब ख़त्म कर दिया। ये एनुअल जो नाना साहब को मिलता था, पेशवा जी बाजीराव का 2 का जो उसका बेटा था वो ख़त्म कर दिया, उसका पेंशन उसन मिलेगा नहीं अब, ठीक है। प्लान टू स्टॉप पेंशन, ये सो ऑन, ठीक है। बहादुर शाह 2 को भी ख़त्म कर दिया उसको कि बहादुर शाह 2 के बाद कोई प्रिंसेस नहीं कहलाएगा, ख़त्म करो बात को। जानते हो सब चीज़ बता चुके हैं। बेरर को भी एनेक्स किया 1853 में फ्रॉम द निजाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है, एंड सो ऑन। 54 में अपॉइंट किया था ऑट्रम को, जो कि रेसिडेंट एट द कोर्ट ऑफ लखनऊ था। उसको बोला कि सबमिट करो, तुम अपना रिपोर्ट सबमिट करो, ठीक है। मार्च 1855 में हुआ था, सबमिट हुआ था। रिपोर्ट प्रोवाइड ब्रिटिश एन एक्सक्यूज़ फॉर एक्शन, रिपोर्ट में वही पता चला कि ब्रिटिश ने मतलब गलत चीज़ किया है, डिसऑर्डर मिसरूल का फ़ायदा उठाया ब्रिटिश ने, ठीक है। तो 18 बोला कि डलहौजी 1801 का ट्रीटी देखते हुए क्या किया कि ही कुड डू एज ही विश विद अवध एज लॉन्ग एज, यदि किंग का यदि सहमत हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं, जो कि 1801 में किया गया था पहले ब्रिटिश के टाइम में।
1855 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इंस्ट्रक्ट किया कि दलाउजी टू एज्यूम द, हाँ आप कर सकते हो, अवध ले लो, लूट लो। तो अवध को तो लूट ही लिया था, मिस गवर्नेंस के टेक्स्ट में जान ही रहा है तुम लोग, ठीक है। एंड सो ऑन हुआ था। नवाब वजीद अली शाह को कलकत्ता भेज दिया गया कि जाओ बाबू हवा पानी खाओ तुम, ठीक है। दलाउजी ने गोरखा रेजिमेंट को बहुत आगे ले गया, ठीक है ना। यही गोरखा रेजिमेंट जो कि जब 1857 का युद्ध होता है तो ब्रिटिश के सपोर्ट करता है ये। पोर्ट्स ऑफ इंडिया को कॉमर्स ऑफ वर्ल्ड, यानी कि इंडियन पोर्ट्स भी तुम्हारा वर्ल्ड ट्रेड पे बात करेगा, वर्ल्ड ट्रेड में इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। सहारनपुर रूल्स, हाँ ये इंपॉर्टेंट, सहारनपुर रूल वही कोमल जो कि डॉट के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट था। सहारनपुर रूल्स तुम्हारा 1855 का, दलाउजी रिड्यूस द स्टेट डिमांड ऑफ लैंड रेवेन्यू टू 50%, लैंड रेवेन्यू कम कर दिया, 50% कर दिया महलबाड़ी एरियाज में। महलबाड़ी जानते हो, यहाँ की महल सेटलमेंट है, महल मतलब क्या, ग्रुप ऑफ विलेजर्स, ठीक है। फेमस तुम्हारा संथाल रेबेलियन इनके टाइम में ही हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है संथाल रेबेलियन। जब तुमको रेबेलियन एंड रिवोल्ट्स के बारे में बताया जाएगा तो संथाल रेबेलियन के बारे में अलग से बताया जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट ने रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट पास किया था, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे कन्वर्जन हो सकता है क्रिश्चियनिटी में, ठीक है। एक्ट 1845 में प्रपोज हुआ था, पास 1850 में हुआ था। और ये एक्ट तुम्हारा एंसिस्टर प्रॉपर्टी, ठीक है, हिंदू यदि हिंदू कन्वर्ट होगा क्रिश्चियन में तो एंसिस्टर प्रॉपर्टी रख सकता है, इसी को बोलते हैं लेक्स लॉसी एक्ट, जो कि बहुत घातक चीज़ है कि राइट टू इनहेरिट एंसिस्टर प्रॉपर्टी टू हिंदू कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी, यानी कि जो हिंदू क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गया वो अपना ज़मीन रख सकता है। ऐसा नहीं कि क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गया तो अपना बाप का ज़मीन उसके पास नहीं आएगा या पूर्वज का ज़मीन नहीं आएगा, वो रख सकता है। यानी कि पूरी तरीके से प्रयास था कि कोई धर्म कन्वर्ट हो जाए तो उसका जो प्रिविलेज जो पहले मिलता था हिंदू धर्म में वो खत्म ना हो। दैट्स इट फॉर टुडेस क्लास।